हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग डीसी मशीन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 4 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट की हैं। ये हमारी 5th क्लास है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ ए बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर जो जनरेटर दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये जो शंट जनरेटर है इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों इन केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर बी नो लोड इज ग्रेटर देन बी फुल लोड। तो इन केस ऑफ जो शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर के केस में नो लोड पर जो वोल्टेज होता है वो फुल लोड पर जो वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वी नो लोड माइनस बी फुल लोड अपॉन बी फुल लोड इंटू 100। तो यहाँ पर जब हमारा नो लोड पर जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव आएगा। वहीं इन केस ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर में जो नो लोड पर जो वोल्टेज होता है वो फुल लोड पर वोल्टेज से कम होता है। तो यहाँ पर हमारा बी फुल लोड जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो डीसी शंट जनरेटर का बढ़िया होता है, बेटर होता है, और डीसी सीरीज जनरेटर का पुअरेस्ट होता है। सो डीसी शंट जनरेटर हैज़ ए वेरी गुड वोल्टेज रेगुलेशन बट डीसी सीरीज जनरेटर हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द। तो जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है वो कहाँ पर लगाई जाती है। तो दोस्तों ये लगाई जाती है पोल शू। ठीक है, पोल शू पे हमारी ये बाइंडिंग लगाई जाती है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन पोल शू। कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज आल्सो नोन एज पोल फेज बाइंडिंग। जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है उसे हम पोल फेज बाइंडिंग भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द नलीफाई द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है उसको दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग मस्ट बी अपोजिट। तो ये लगाते तो हम आर्मेचर के सीरीज में हैं, ठीक है, लेकिन जो इसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की वो हमारी इसमें अपोजिट होती है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए। तो जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स, मतलब किसके द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स को। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। तो होता क्या है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है और जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके बीच में हमारा होता है कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। यही काम करता है उस सर्किट को कनेक्ट करने का। तो दोस्तों ये हमारा हो गया ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन बाइंडिंग आर। तो डीसी मशीन की जो बाइंडिंग होती है वो हमारी होती है फुल पिच बाइंडिंग। डीसी मशीन बाइंडिंग आर फुल पिच बाइंडिंग यूज्ड बिकॉज इट ऑफर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ विद इन द कॉइल। तो दोस्तों जो फिर फुल पिच जो हमारी वाइंडिंग होगी उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फुल पिच बाइंडिंग यूज़ करते हैं डीसी मशीन में। द आर्मेचर कोर इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड विद द हेल्प ऑफ। तो जो आर्मेचर कोर होती है डीसी मशीन में वो किसके द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों ये बनाई जाती है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मोनोसॉलिड मटेरियल। द आर्मेचर कोर इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड विद द हेल्प ऑफ ए लैमिनेटेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मोनोसॉलिड मटेरियल। तो जो होना चाहिए लैमिनेटेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होनी चाहिए, मोनोसॉलिड मटेरियल होना चाहिए आर्मेचर कोर को बनाने के लिए। लैमिनेटेड हम क्यों करते हैं, लैमिनेटेड कोर इज यूज टू रिड्यूस एडी करंट लॉस इन मशीन।
तो एडी करंट लॉस जो होते हैं हमारे मशीन में, अगर हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। द आर्मेचर कोर इज यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो आर्मेचर कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से हम लोग बनाते हैं ताकि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो कम किए जा सकें। नंबर ऑफ पोल्स इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन ए लैप वाइंडिंग आर। तो दोस्तों जो लैप वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पोल के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। एक हमारी होती है लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में और एक हमारी होती है वेव वाइंडिंग। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल। तो जो लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ पोल के इक्वल होते हैं। तो ए बराबर पी। लैप वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है इसे हम लोग डीसी मशीन में प्रयोग करते हैं लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो लैप वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो हमारे पी के इक्वल होते हैं, है ना। तो इसमें जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। वहीं वेव वाइंडिंग की बात करें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2। तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, यानी कि फ्लक्स जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें कम होता है। तो इसकी वजह से इसे हम लोग यूज़ करते हैं लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन हाई वोल्टेज एंड लो करंट because current distribution is low as compared to lap winding in DC machine। तो DC मशीन में जो लैप वाइंडिंग है उसके कंपेयर में जो इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कम होती है। द नेचर ऑफ EMF इंड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ ए DC जनरेटर। यहाँ पर DE जनरेटर नहीं DC जनरेटर है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। द नेचर ऑफ EMF इंड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ ए DC जनरेटर इज। तो जो DC जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका नेचर होता है डैश एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय मींस ऑफ स्प्लिट। तो दोस्तों जो हमारा DC जनरेटर है उसमें जो हमारा EMF इंड्यूस होता है उसका नेचर होता है हमारा AC, और इसके बाद हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसे कम्यूटेटर के थ्रू, तो ये हमें मिलता है आउटपुट के रूप में DC में। तो दोस्तों ये हमारा होता है जनरेटर के केस में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द नेचर ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए आर्मेचर ऑफ ए DC जनरेटर इज AC and it's converted into DC by means of split. In lap winding of a DC generator, the number of parallel path is equal to। तो लैप वाइंडिंग है और DC जनरेटर है, इसमें जो हमसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पूछे हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। इन लैप वाइंडिंग द कंडक्टर्स आर ज्वाइंड इन सच ए वे दैट देयर पैरेलल पाथ एंड पोल्स आर इक्वल इन नंबर। ए बराबर पी और लैप बाइंडिंग। सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर टाइप्स ऑफ विच मशीन। तो सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड जो टाइप होते हैं मशीन के वो किस मशीन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आते हैं DC मशीन के अंतर्गत। ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ DC मशीन। दो टाइप की हमारी DC मशीन होती हैं, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन, एक होती है सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन है, हम लोग जो इसकी जो फील्ड है उसको एक्साइटेड करते हैं एक एक्सटर्नल DC सोर्स के द्वारा, बट सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन में हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते हैं, इसे हम खुद से ही उसमें जो है एक्साइटेड करते हैं। द आर्मेचर ऑफ ए DC मशीन इज मेड ऑफ। तो DC मशीन की जो आर्मेचर होती है उसे बनाया जाता है, तो दोस्तों इसे हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। द आर्मेचर ऑफ DC मशीन इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम इसको सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। और लेमिनेटेड क्यों करते हैं दोस्तों? लेमिनेटेड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो एडी करंट लॉसेस हैं उसको हम कम कर सकें। व्हाट इज द EMF जनरेटेड पर पाथ इन ए सिंप्लेक्स वेव बाउंड DC जनरेटर।
तो यहाँ पे हमसे ईएमएफ की इक्वेशन पूछी है और जो हमारा जनरेटर है वो है सिंप्लेक्स वेव बाउंड डीसी जनरेटर। आप लोग जानते हैं कि जो वेव बाउंड है उसमें जो एक ही संख्या होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो होती है 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फॉर सिंप्लेक्स वेव बाउंड डीसी जनरेटर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, EG इज इक्वल टू 5PZN/60A। ये हमारी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 120, 5PZN/120। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इन डुप्लेक्स 4 पोल वेव वाइंडिंग। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारी डुप्लेक्स 4 पोल वेव वाइंडिंग है डीसी मशीन की, तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे। दोस्तों यहाँ पे डुप्लेक्स है, अगर यहाँ पर ये सिंप्लेक्स होता तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता 2, लेकिन ये हमारी डुप्लेक्स है तो यहाँ पर होती क्या है कि ये हमारी 2m होती है। तो सिंप्लेक्स के लिए m की वैल्यू बनाई जाती है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 हैं। बट डुप्लेक्स के लिए यहाँ पे m की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। What is the EMF generated per path in a p-pole simplex lap wound DC जनरेटर। तो दोस्तों जो लैप बाउंड डीसी जनरेटर है और सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी जनरेटर है, इसमें हमसे जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन पूछी है। तो इसके लिए ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है, जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है, वो EG इक्वल टू 5PZN/60 इंटू ए। बट इन केस ऑफ लैप बाउंड डीसी जनरेटर उसमें हमारा A बराबर P होता है। तो A की जगह जब हम P रख देंगे तो P से P कैंसिल, तो हमारा बचेगा 5ZN/60। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इन ए डीसी मशीन फॉर द सेम नंबर ऑफ स्लॉट, डीसी मशीन में अगर जो स्लॉट है उनकी संख्या बराबर रखी जाए, सेम करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर, और जो आर्मेचर कंडक्टर है उनमें भी करंट सेम रखी जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंड्यूस हायर ईएमएफ। तो इनमें से ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसमें हायर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारा जो है वो इंड्यूस, सॉरी जो फ्लक्स नहीं, जो हमारा ईएमएफ है वो हमारा यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग EG इज इक्वल टू 5PZN/60 इंटू ए। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर होता है P। तो दोस्तों लैप वाइंडिंग में ए बराबर होता है P। तो ए बराबर P यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा तो EG की वैल्यू कम। इन केस ऑफ वेव बाइंडिंग में जो ए बराबर होता है वो होता है 2 कम तो EG ज़्यादा। इन वेव बाइंडिंग EG इज मोर इंड्यूस्ड। तो जो हमारा वेव बाइंडिंग है उसमें हमारा EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो होते हैं कम, तो EG ज़्यादा। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ज़्यादा, इस वजह से EG जो है वो इसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द। तो डीसी मशीन में जो ब्रश होते हैं उनको हम कहाँ पर लगाते हैं। तो दोस्तों इनको हम लगाते हैं इंटरपोल रीजन में। ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन इंटरपोल रीजन। तो इंटरपोल रीजन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरपोल रीजन। तो ये हमारी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हमने बनाया N और S। इसके बाद दोस्तों क्या है कि आप छोटी मशीन अगर ले रहे हैं तो उसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर लेंगे, बट अगर आप बड़ी मशीन ले रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो N और S ये हमने फील्ड वाइंडिंग के लिए, फील्ड फ्लक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर बनाया। और इसके बाद ये दोस्तों आपका आर्मेचर है, यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर लगे हुए हैं और ये हमारे लगे हुए हैं ब्रशेस। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग लोड नहीं लगाते हैं तो नो लोड की कंडीशन में कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर लोड लगा देंगे तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन होने लगेगी।
तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं इंटरपोल रीजन। इंटरपोल रीजन में ही हम लोग जो है ब्रश को प्लेस करते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इधर वाले कंडक्टर और इधर वाले कंडक्टर में होगा।